अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन वी आर हियर विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में। तो ये वीडियो हमेशा की तरह हमारे पास मैथमेटिकल होने वाला है। इसके अंदर हम डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और उसके अलावा उसका यूनिट फाइंड आउट करेंगे, और उसके अलावा उसकी हाफ लाइफ को हम आज सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बर्निंग रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, तो आप ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये से सपोज मेरे पास अगर कोई एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ए है, और ये रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी के अंदर। ठीक है, अब जब टाइम 0 था, जब टाइम मेरे पास क्या था 0 सेकंड्स, ठीक है? जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो हमने कहा कि हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास स्मॉल है, और यहाँ पर प्रोडक्ट 0 था। ठीक है? कुछ टाइम गुजरने के बाद, टाइम टी गुजरने के बाद, टाइम टी सेकंड गुजरने के बाद हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन है, वो कुछ ना कुछ खत्म ही होएगी, और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बना होगा, तो प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं एक्स। ठीक है? और यहाँ पर जो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास बची, ये बना होगा कहाँ से? इसी से तो बना होगा। तो हम कहेंगे जो हमारे पास कंसंट्रेशन, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या बची? ए माइनस एक्स। ठीक है? अगर आप इसी से आपने यूनिट लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब। ये कंसंट्रेशन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये यूनिट्स। ठीक है? ये यूनिट्स आप लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब। ओके, तो हमारे पास ये आ गई। हमने पहले ये सिचुएशन बना ली। अब हमने क्या करना है? अब हमने लगाना है हमेशा की तरह, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर किया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था? पहले ये सिचुएशन बनाने के बाद हमने किया था रेट लॉ लगाया था, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया था। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास जो रेट होता है, स्पीड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप करेंगे, हमने लिखना है यहाँ पर रेट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट हमारे पास के ए, तो हमने ए की कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को शो करते हैं? कंसंट्रेशन को शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसके सामने यूनिट नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारे पास अंडरस्टूड ए की कंसंट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद रेट को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। तो हमने dx बाई dt, अब यहाँ पर रेट जो हम ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ले रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लेते तो यहाँ पर हम माइनस की साइन लगा दे। ठीक है, हम विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस की साइन नहीं लगा रहे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा dx बाई dt। ये हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम टी सेकंड के बाद ये कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगी ए माइनस एक्स। और हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी तो तब हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट 0 लिया था, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स टू व्हिच कंसंट्रेशन पावर्स आर रियल। ठीक है, हमारे पास वो एक्सपोनेंट्स का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। ओके, तो इतनी बात हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने जो dx वाली टर्म से उसे एक साइड लेके जाना है, और dt को इस साइड लेके जाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ये dx ये हो जाएगी a माइनस एक्स। ओके, या सिंपली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा a dt। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपली, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है। अब जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी इसकी जो है इंटीग्रेट किया था, तो हमारे पास क्या बना रहा है? के टी
Kt और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने लिखा था, क्या लिखा था, C। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने पहले देखे ये सिचुएशन बनाई, सिचुएशन बनाने के बाद हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाया, लॉ ऑफ मास सेक्शन के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सी की वैल्यू पुट करनी है। अब सी की वैल्यू कहां से पुट करें, सी की वैल्यू के लिए मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर बताया आपको क्या करनी, इनिशियल कंडीशंस जो है ना लगानी है। इनिशियल कंडीशंस हमने क्या लगाई थी, इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, जब t जीरो था हमारे पास इसकी फॉर्मेशन भी जीरो थी। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने लिख लेना यहाँ पर, हमने कहा कि x जीरो जब हमारे पास t जीरो था, तब हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो सी इज इक्वल टू सी प्लस के टी। के टी हमारे पास क्या है, जीरो, ये हमारे पास क्या जाएगा, जीरो, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो हमारे पास ये आ गई जीरो। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, ये ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग ए, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। इस वैल्यू को उठा के इस वैल्यू के अंदर रखेंगे। सी की वैल्यू क्या है, माइनस नेचुरल लॉग ए, इसको यहाँ पर रख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस नेचुरल लॉग ए, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को जो है ना आपने जहन में बना ले, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तब ये हमारे पास जो है ना इस ये इक्वेशन हमारे पास वहां पर काम आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ए, ठीक है। इस माइनस नेचुरल लॉग को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। सिंपली हमने इसको इस वैल्यू को इधर लेके आए, ये यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर आगे प्लस का हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, के टी। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हमने लॉग के अंदर एक फार्मूला पढ़ा है, लॉग के अंदर एक फार्मूला पढ़ा है, हमें पता है कि जब भी दो लॉग, लॉग ए माइनस लॉग बी हो, तो हम आप उसे डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे आप लॉग ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, के टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब नेचुरल लॉग हमारे पास नेचुरल लॉग है, अगर हम इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग इक्वल होता है 2.303 लॉग बेस 10 की, लॉग बेस 10 की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, के टी इज इक्वल टू लॉग 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब ये टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। तो ये हमने हमने इक्वेशन बना ली रेट कांस्टेंट की फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास ये आ चुकी है हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसकी हाफ लाइफ और यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो चलें इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो है ना आगे मूव कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, मैं इसको बता रहा हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हमने इसका यूनिट फाइंड करना है, ठीक है, यूनिट ऑफ की सिंपली। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो हमारे पास क्या के इज इक्वल टू 2.303। अब 303 तो ये हमारे पास डिजिट है, ठीक है, डिवाइड बाई टी। टाइम की यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकंड, ठीक है। हम बाद में लिखते हैं, पहले हम वैल्यू हम पहले इक्वेशन लिख लें, उसके बाद यूनिट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉग हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ए हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो इसका क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय ए भी हमारे पास क्या। अब ये जो एक्स है, एक्स हमारे पास बहुत ही छोटी जो है ना कंसंट्रेशन होती है, तो इसे हम
ओमिट कर सकते हैं, इसे हम नेग्लेक्ट जो है ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए भी क्या है, यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर एक्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, और टाइम टाइम का यूनिट हमने क्या लिखा था, यहाँ पर टाइम का यूनिट हम लिख लेंगे सेकंड, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो वैल्यूज थे उनके उनके यूनिट लिख लिए हैं, ठीक है। सिंपली ये हमारे पास जो वैल्यूज थे उनके हमने यहाँ पर यूनिट लिखने हैं, ठीक है। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, के का यूनिट क्या बन जाएगा, 2.30 का कोई यूनिट नहीं बनता क्योंकि ये डिजिट है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास के का वैल्यू, के का यूनिट क्या बन गया, पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। ओके, अब आते हैं हम इसकी हाफ लाइफ के ऊपर कि हाफ लाइफ इसकी कैसे हम जो है ना फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए हम हाफ लाइफ इसकी कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं हम इसकी हाफ लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो हमने लिखना है यहाँ पर हाफ लाइफ। ओके, तो सिंपली हम हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने जब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी तब हमने यही कहा था कि जब आपने हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो भी इनिशियल रिएक्टेंट्स है उनका जो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, उस टाइम पीरियड को आप क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तब आपकी ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स की कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी a/2, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगी, तो a/2 हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास जो टाइम है, टाइम भी आप क्या लिखते हैं, टी हाफ लिखते हैं, टी हाफ यानी कि सिंपली हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर हाफ क्या है, ये हमारे पास सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये इसके साथ ही आप सिंपली इसे क्या कहेंगे, ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। सिंपली अगर इसको बढ़ा करके लिखूं तो ये इस तरीके से लिखो, ये टी हाफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना इसके अंदर, इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम क्या करते हैं, वही हमारी के की वैल्यू लिखेंगे। के की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब हमने लिखना है के इज इक्वल टू, टी की जगह पर टी हाफ आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ, ओके, लॉग ए अपॉन ए, ए माइनस ए डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे वैल्यू। अब आपने क्या करना है, पहले तो इसे सॉल्व करना है, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ए माइनस 2, तो हमारे पास ए डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a/2। तो हमारे पास क्या आंसर क्या आ गया, a/2। तो हमने लिख लिया यहाँ पर के। अब के हमारे पास ये यहाँ पर के है, तो हमें क्या चाहिए, टी हाफ चाहिए, यानी हाफ लाइफ चाहिए। तो हम ये यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा और ये के की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा टी हाफ, और ये हमारे पास हो जाएगा 2.303 अपॉन के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए डिवाइड बाय 2। तो अब ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा टी हाफ, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 लॉग 2 डिवाइड बाय के। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.30 लॉग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.693 डिवाइड बाय के। तो अब हमारे पास टी हाफ की वैल्यू आ चुकी है। टी हाफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास हाफ लाइफ है, वो क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। तो ये हमारे पास है वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड की, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक चीज देखनी है, जब हमने जीरो ऑर्डर की बात की थी, जीरो ऑर्डर के अंदर हमने देखा था जो हमारे पास हाफ लाइफ थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। जबकि हम फर्स्ट ऑर्डर के अंदर देख रहे हैं जो हमारे पास हाफ लाइफ है, अब वो डिपेंड नहीं करते इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यही बात याद रखें, जब भी आप बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तब आप कहते हैं कि हाफ लाइफ जो हमारी जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, वो डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। लेकिन जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो आपकी हाफ लाइफ है वो डिपेंड नहीं करती
आपकी जो है ना इनिशियल कंफर्मेशन के ऊपर, ठीक है? ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये इनिशियल कंफर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बात कर दी आज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। इंशाल्लाह इन फर्दर वीडियो लेक्चर इन फ्यूचर वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर।